हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेज के और प्यारे से और छोटे से यूट्यूब चैनल पर। बेटा, फर्स्ट चैप्टर चल रहा था कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। इसके बारे में बहुत बातें अपन ने कर ली है और आज आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक चलने वाला है। मतलब आज का ये वीडियो आपके इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। बेटा, आपको अभी तक मैंने 4 वीडियो पढ़ा दिए हैं जिसमें पूरा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण को एक अच्छे से कवर करवाया है और बोर्ड क्लास के सारे क्वेश्चन को देखते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि सभी बच्चे सारे वीडियो देखकर अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। इस वीडियो में डायरेक्ट नए जुड़ने वाले बच्चों को यह कहना चाहूंगा कि पहले लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर जाके और साइंस की जो 10th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो देखकर ही इस वीडियो पे आइएगा ताकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए। तो बेटा, इस चैप्टर की आज शुरुआत करने से पहले, इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि पहले के 4 वीडियो देखकर ही यहां पर आए। तो आज नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया टॉपिक का नाम क्या है बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको मैंने पहले पढ़ा दिया बहुत सारा और ये आज का अंतिम टॉपिक है। तो आज बात करेंगे बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया की। कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या जिसको बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया को अपचयन, उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है बेटा? अपचयन, उपचयन अभिक्रिया। जो ये रेडॉक्स वर्ड है ये एक अंग्रेजी का वर्ड है, रेडॉक्स। रेडॉक्स, रेडॉक्स वर्ड कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जिसका 2 भागों में आप टुकड़े कर सकते हो। पहले का होता है रेड, रेड यानी बेटा रिडक्शन, रेड यानी क्या? रिडक्शन। दूसरा है ऑक्स, ऑक्स यानी बेटा क्या? ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का हिंदी में मतलब होता है अपचयन। रिडक्शन का हिंदी में मतलब क्या होता है? अपचयन। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा ऑक्सीकरण या उपचयन। ऑक्सीकरण या उपचयन। तो बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया होती है उसमें 2 चीजें चलती है एक साथ। पहली का नाम है रिडक्शन, दूसरे का नाम है ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी होता है और ऑक्सीकरण की घटना भी होती है। तो इस पूरी रेडॉक्स अभिक्रिया को समझते हैं कि किस प्रकार रेडॉक्स अभिक्रियाएं पूरी होती है। तो बात करते हैं बेटा रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। इसकी बात करेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा समझाने से पहले इसके बारे में मैंने आपको बताया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया 10th क्लास के लेवल पे ही बात करूंगा, 12th और 11th के लेवल पे बात नहीं करूंगा क्योंकि अपने को बोर्ड एग्जाम के मद्देनजर ही इस टॉपिक को कवर करना है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन, वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का क्या हो? अपचयन हो तथा दूसरे पदार्थ का क्या हो बेटा? दूसरे पदार्थ का क्या हो जाए बेटा? दूसरे पदार्थ का उपचयन हो जाए। एक पदार्थ का अपचयन तथा दूसरे पदार्थ का उपचयन हो जाए। उपचयन हो अर्थात एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का एक अभिकारक का क्या हो? अपचयन। एक अभिकारक का अपचयन हो। एक ही अभिक्रिया में एक अभिकारक का क्या हो? अपचयन हो तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन हो तथा दूसरे अभिकारक का क्या हो बेटा? उपचयन हो। दूसरे अभिकारक का उपचयन हो। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसको क्या बोल सकते हो आप? अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कर सकते हो। अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अरे दोस्तों, एक ही अभिक्रिया होगी जिसमें एक अभिकारक का तो क्या होने वाला है? अपचयन होने वाला है। दूसरे अभिकारक का क्या होने वाला है? उपचयन होने वाला है।
अगर ऐसा ही एक ही अभिक्रिया में होता है तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? वो रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। तो इसकी परिभाषा मैंने समझा दी है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का अपचयन हो तथा दूसरे पदार्थ का उपचयन हो। अर्थात इसका मतलब यह है कि अगर कोई अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक है तो एक अभिकारक का एक ही अभिक्रिया में एक अभिकारक का क्या हो? अपचयन तथा दूसरे अभिकारक का क्या हो? उपचयन हो। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स बताना चाहूंगा बेटा कि इसका एग्जांपल्स क्या होने वाला है। पहला एग्जांपल ध्यान से देखिएगा बेटा, पहला एग्जाम आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपका जो कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड का चूर्ण होता है। कॉपर ऑक्साइड Cu को बोलते हैं। कॉपर और ऑक्सीजन जब लास्ट में जुड़ी होती है तो ऑक्साइड लगाते हैं। कॉपर ऑक्साइड का जो काले रंग का पदार्थ होता है, काले रंग का पदार्थ, इसमें कुछ ताप पर कौन सी गैस प्रोवाइड कर दी जाए? हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये कॉपर ऑक्साइड इसमें बदल जाता है, कॉपर में बदल जाता है, भूरे रंग के कॉपर में बदल जाता है, भूरे रंग के कॉपर में बदल जाता है तथा साथ में यहाँ पर आपका H2O लिक्विड के रूप में बन जाता है। तो इस अभिक्रिया को ध्यान से देखेंगे तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन दिखाई देगी लेकिन आपको कॉपर में ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रही। मतलब इस पदार्थ में से, कॉपर ऑक्साइड में से क्या हट रही है? ऑक्सीजन हट रही है। और आप भी जानते हो कि किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन का हटना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका मतलब मेरे लाडलो कि कॉपर ऑक्साइड में से क्या बाहर गई है? ऑक्सीजन बाहर गई है। और ऑक्सीजन बाहर गई है तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? अपचयन हो गया। किसके अंदर हो गया? कॉपर के अंदर हो गया, क्योंकि यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किसके अंदर हो रहा है? यहाँ पर कॉपर के अंदर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या रिमूव हो रही है? ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का हटना कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीजन का हटना बेटा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का हटना कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। जरा दूसरी चीज पे ध्यान देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आपको नजर नहीं आ रही है और ये हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नजर नहीं आ रही है। तो हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? ऑक्सीजन को लेकर H2O में, जल में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन किस में बदल रहा है? हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को लेकर जल में बदल रहा है। मतलब हाइड्रोजन में किसका योग हो रहा है? ऑक्सीजन का योग हो रहा है। हाइड्रोजन में किसका योग हुआ? ऑक्सीजन को। जब ये हाइड्रोजन थी इसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ी तभी तो हाइड्रोजन किस में बदल गया? H2O में बदल गया। कॉपर ऑक्साइड थी, कॉपर ऑक्साइड में से क्या निकल गई? ऑक्सीजन निकल गई, तो भी तभी तो किस में बदल गया? कॉपर में। इसका मतलब इस अभिक्रिया में मैं कह सकता हूं कि कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किस में हुआ है? कॉपर ऑक्साइड का अपचयन कॉपर में हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन किस में हुआ है? कॉपर में हुआ है। दूसरा आपका जो H2 थी, हाइड्रोजन गैस का उपचयन किस में हुआ है? हाइड्रोजन गैस का उपचयन जल में H2O में हुआ है। और बेटा ध्यान से देखिए, एक ही अभिक्रिया थी और एक ही अभिक्रिया में अपचयन की घटना भी हो रही है और उपचयन की घटना भी हो रही है। इस कारण आप इस अभिक्रिया को कौन से उदाहरण के रूप में समझ सकते हो? रेडॉक्स अभिक्रिया के रूप में इस उदाहरण को आप समझ सकते हो। तो ये आपका पहला उदाहरण था। दूसरे उदाहरण के बारे में बात करूंगा। पूरी एनसीईआरटी से कवर कर रहा हूं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही आपको समझा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पेपर कहां से बनता है बेटा? एनसीईआरटी से बनता है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही आपको कवर करवाने जा रहा हूं। दूसरा जो उदाहरण था वो ध्यान से देखिए, आपके पास में दूसरे उदाहरण के बारे में बात करूंगा तो आपके पास में कौन सा पदार्थ है बेटा? आपके पास में है जिंक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में कौन सी गैस? कार्बन से क्रिया करवा दो। जिंक ऑक्साइड की क्रिया किससे करवा दो? कार्बन से करवा दो। जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से करवाते हैं। तो बेटा ये जिंक ऑक्साइड कहां बदल जाता है? जिंक में बदल जाता है, जिंक धातु में बदल जाता है, जिंक धातु में। और आपका जो C है वो ऑक्सीजन को लेके CO बना लेता है और CO एक गैस होती है। उस गैस का नाम क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीजन नजर आ रही है लेकिन जिंक में ऑक्सीजन आपको नहीं आ रही है। तो ये जो जिंक है ये किस में बदल रहा? ये जो जिंक ऑक्साइड है ये किस में बदल रहा है? जिंक में बदल रहा है। कब बदल रहा है? कि बेटा जब जिंक ऑक्साइड से क्या दूर जा रही है? ऑक्सीजन दूर जा रही है। और किसी से ऑक्सीजन का दूर जाना कौन सी अभिक्रिया मेरे लाडलो? अपचयन अभिक्रिया। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना कौन सी अभिक्रिया बेटा? अपचयन अभिक्रिया है। तो जिंक ऑक्साइड में से क्या बाहर निकल रही है? ऑक्सीजन बाहर निकल रही है।
ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, मतलब ऑक्सीजन का हटना कौन सी अभिक्रिया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का हटना आपकी कौन सी अभिक्रिया होगी, अपचयन अभिक्रिया होगी। अपचयन अभिक्रिया मतलब बेटा अगर बात करूं तो इस अभिक्रिया में आपका जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड ये किसमें, जिंक में क्या हो रहा है, जिंक में अपचयित हो रहा है। जिंक में क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। जिंक ऑक्साइड किसमें अपचयित हो रहा है, जिंक में अपचयित हो रहा है। दूसरा ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपका कार्बन है सी, इसमें आपको ऑक्सीजन नजर नहीं आ रही है, अभिकारक में है, लेकिन यहाँ पर उत्पाद की तरफ देखोगे तो CO बन रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है। मतलब कार्बन में किसका योग हो गया, कार्बन में योग हो गया किसका, ऑक्सीजन का। कार्बन में किसका योग हो गया, ऑक्सीजन का योग। और ऑक्सीजन का योग कौन सी अभिक्रिया बेटा, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा, उपचयन अभिक्रिया। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि इस अभिक्रिया में कार्बन, कार्बन किसमें उपचयित हो रहा है, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में, CO गैस में क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो बेटा मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि जो समीकरण लिख रखी है मैंने रासायनिक अभिक्रिया की, इसमें एक पदार्थ का तो क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जिंक ऑक्साइड का तो क्या हो रहा है, अपचयन किसमें हुआ, जिंक में। और कार्बन का उपचयन हो रहा है किसमें हुआ बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में हुआ। एक ही अभिक्रिया में एक अभिकारक का तो अपचयन हो जाए और दूसरे अभिकारक का उपचयन हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को आप क्या कहोगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहोगे, अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहोगे। ये 10th क्लास में इतना ही था आपको जितना मैंने बताया है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका संसारण। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका संसारण। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है बेटा, संसारण। संसारण नेक्स्ट टॉपिक है आपका संसारण। संसारण क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। संसारण, संसारण को आप सामान्यतः समझते हो जंग लगना। संसारण का सामान्य अर्थ क्या होता है बेटा, जंग लगना। लेकिन ये जंग कब लगती है, आप जानते हो कि बारिश के दिनों में कोई पदार्थ, कोई लोहे की वस्तु बाहर रह जाती है तो थोड़े दिनों बाद में उसके ऊपर जंग लग जाती है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो बेटा क्या होता है कि जब जब कोई धातु लंबे समय तक, जब कोई धातु लंबे समय तक नमी तथा आर्द्रता के, नमी तथा आर्द्रता एवं अम्लता के संपर्क में आती है, अम्लता के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तो वह धातु क्या हो जाती है, तो वह धातु संसारित हो जाती है। तो वह धातु क्या हो जाती है, संसारित हो जाती है, वह धातु संसारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, इस प्रक्रिया को कहा जाता है संसारण। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संसारण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संसारण कहा जाता है। तो कोई धातु, जब कोई धातु लंबे समय तक नमी आर्द्रता एवं अम्लता के संपर्क में आ जाती है तो वह क्या हो जाती है, संसारित। संसारित का मतलब जंग लग जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संसारण कहा जाता है। उदाहरण की बात करूंगा बेटा, तो उदाहरण की बात करूंगा तो पहला उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। किस पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर भी जंग की प्रक्रिया होती है, लोहा भी जंग लग जाता है। आप जानते हो लोहे का, लोहा होता है वो Fe होता है। जब ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आता है नमी की उपस्थिति में, और आप जल के अणु X ले सकते हो, XH2O, क्योंकि वो जल के अणु कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन होती है, लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और उस भूरे रंग की परत का नाम है Fe3O4.XH2O। ये XH2O इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जो जंग लगती है उसमें भी नमी होती है और इसका नाम है बेटा फेरिक फेरस ऑक्साइड। फेरिक फेरस ऑक्साइड Fe3O4। XH2O का नाम क्या है, फेरिक फेरस ऑक्साइड। और ये परत कौन, ये जो रंग जंग लगती है कौन से रंग की लगती है बेटा, भूरे रंग की लगती है। तो इस प्रकार भूरे लोहे की वस्तुओं को अगर लंबे समय तक आप खुले में रखते हो बारिश के मौसम में तो उनके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है और उस जंग का जो रासायनिक सूत्र है इसको जंग भी कहा जाता है। जो Fe3O4 लिखा ना, इसको क्या कहा जाता है, जंग भी कहा जाता है। Fe3O4.X2O जिसका रासायनिक नाम है फेरिक फेरस ऑक्साइड, और ये भूरे रंग की यहाँ पर जंग लग जाती है। दूसरा उदाहरण है बेटा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो बेटा दूसरा जो उदाहरण है वो दूसरा उदाहरण है चांदी के ऊपर काली रंग की परत चढ़ना।
चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काली रंग की परत चढ़ना। चांदी होती है उसके ऊपर भी काले रंग की जंग लगती है। वो कैसे लगती है कि जो आपकी चांदी होती है ये सल्फर के साथ क्रिया करती है। चांदी अकेली होती है तो 0, सल्फर भी अकेली होती है तो 0। जब चांदी किसी के साथ जाती है तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था में आती है, और सल्फर भी किसी के साथ होता है S-2 में होता है, और यहाँ पर क्रॉस गुणा होगा, कंपाउंड बनेगा Ag2S, जिसको बोलते हो आप सिल्वर। और एच जब लास्ट में होता है सल्फर तो लगा देते हैं सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की जंग लगती है चांदी के ऊपर, और सिल्वर सल्फाइड का जो रंग होता है वो कौन सा रंग होता है बेटा? काला रंग होता है, काला रंग होता है। तो चांदी के ऊपर काली रंग की परत कैसे चढ़ती है कि जो सिल्वर होती है, चांदी होती है, ये वायुमंडलीय सल्फर के साथ रिएक्शन करती है, और Ag2S सिल्वर सल्फाइड के ऊपर काले रंग की परत बना लेती है। इस प्रकार इसके ऊपर जंग लगती है। तीसरा जो अंतिम उदाहरण है संसारण का, वो क्या है बेटा? वो है यहाँ पर आपका तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना। तांबे पे कौन से रंग की परत लगती है? परत चढ़ जाती है बेटा, हरे रंग की जंग लगती है। जो तांबा होता है वो होता है Cu, ठोस अवस्था में होता है तांबा धातु। ये सल्फर के साथ ये भी क्रिया करती है, सल्फर के साथ क्रिया करेगी। Cu पे आता है बेटा यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है ये Q+, और S पे आता है -2। तो यहाँ पर कंपाउंड बनता है वो आपका बनता है Cu2S, और Cu जब +1 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो उसको बोलते हैं Q+। क्या बोलते हैं इसको? Q+। और S लास्ट में होता है तो लगा देते हैं सल्फाइड। तो Q+ सल्फाइड की तांबे के ऊपर परत चढ़ जाती है, जो कि कौन से रंग की होती है? हरे रंग की होती है। तो ये आपका संसारण यहाँ पर खत्म होता है। संसारण क्या होता है कि जब कोई धातु अम्ल, आर्द्रता, वायु, नमी के संपर्क में आती है लंबे समय तक, तो उन पर वो संसारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संसारण कहा जाता है। और पहला उदाहरण आपको याद रखना है, लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, दूसरा चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, तीसरा आपका क्या होगा? तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना आपका ये उदाहरण होगा। इसके बाद में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है विकृत गंधिता। टॉपिक का नाम क्या है बेटा? विकृत गंधिता। की विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता क्या होती है? तो आज विकृत गंधिता के बारे में बात करते हैं कि जब तेल एवं वसायुक्त तेल एवं वसायुक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर वायु के संपर्क में आने पर खाद्य सामग्री का क्या हो जाता है? खाद्य सामग्री का उपचयन हो जाता है। खाद्य सामग्री का उपचयन हो जाता है। इससे इस कारण क्या होता है? इस कारण खाद्य सामग्री में गंध एवं फफूंद आ जाती है। गंध एवं फफूंद आ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता कहा जाता है। आपकी जो तेल युक्त खाद्य सामग्री होती है या वसा युक्त खाद्य सामग्री होती है, उसको अगर आप किसी बर्तन में रख रहे हो और लंबे समय तक यूज कर रहे हो, तो वायु के संपर्क में आएंगे तो ऑक्सीजन उनसे क्रिया करती है और उनका क्या कर देती है? उपचयन कर देती है। खाद्य तेल युक्त खाद्य सामग्री ऑक्सीजन की उपस्थिति में आने पर उनका क्या हो जाता है? उपचयन, जिससे खाद्य सामग्री में क्या आ जाती है? गंध आने लगती है और क्या हो जाता है? फफूंद आ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। अब विकृत गंधिता से बचने के उपाय भी है कि विकृत गंधिता से आप कैसे बच सकते हो। तो अगला टॉपिक आपका क्या होगा बेटा? विकृत गंधिता से बचने के उपाय। विकृत गंधिता से बचने के उपाय। विकृत गंधिता से बचने के उपाय। विकृत गंधिता से बचने के उपाय क्या क्या है? पहला उपाय मैं आपको बताता हूं कि जो आपकी तेल युक्त तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री में कौन से पदार्थ मिला दिए जाते हैं?
सामग्री में प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, कौन से पदार्थ, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाना चाहिए। पहला जो बचने को पाइए कि आपकी जो तेल और खाद्य युक्त सामग्री, तेल और वसा युक्त खाद्य सामग्री है, उसको उपचयन की क्रिया से बचाने के लिए कौन से पदार्थ मिला दोगे, प्रति ऑक्सीकारक। ऐसे पदार्थ होते हैं ये जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को नहीं होने देते हैं, तो वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होगी, मतलब वहां पर ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होती है, ऐसे पदार्थ को कहते हैं एंटी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करने देती है। क्योंकि आपको पहले भी समझाया था बेटा मैंने कि जो तेल युक्त खाद्य सामग्री है वो उनका उपचयन की वजह से ही तो वो खराब होती है। उपचयन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन का योग हो जाता है। अब ऑक्सीजन को ये जुड़ने ही नहीं देगा प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ, तो वो आपकी खाद्य सामग्री लंबे समय तक सही रह सकती है। दूसरा ये है कि तेल युक्त खाद्य सामग्री को वायु रोधी, तेल युक्त खाद्य सामग्री को कौन से बर्तनों में रखना चाहिए, वायु रोधी बर्तनों में रखना चाहिए। वायु रोधी बर्तनों में क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। आपकी जो तेल युक्त खाद्य सामग्री है उनको कौन से बर्तनों में रख दो, वायु रोधी, मतलब एकदम पैकिंग वाले बर्तनों ने चाहिए जिनमें वायु प्रवेश ना कर सके, तो भी उनका पदार्थ का क्या नहीं होगा, उपचयन नहीं होगा, और उपचयन नहीं होगा तो आपकी खाद्य सामग्री खराब नहीं होती है। तीसरा जो अंतिम उदाहरण यह है, इसका तीसरा उदाहरण यह है बेटा कि आपकी चिप्स की थैलियां होती है, चिप्स की थैलियों में क्या किया जाता है बेटा, आपकी जो चिप्स की थैलियां होती है, चिप्स की थैलियों में चिप्स भरते समय ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि कम सक्रिय गैस है, जो कि कैसी गैस है, कम सक्रिय गैस है। आपकी विकृत गंधिता से बचाना है अगर चिप्स को, तो चिप्स की थैलियां होती है, तो चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस को हटाया जाता है, ऑक्सीजन गैस को, क्योंकि ऑक्सीजन गैस चिप्स का उपचयन कर सकती है और ये नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस की तुलना में कम सक्रिय होती है। इस कारण चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है बेटा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपका ये टॉपिक भी यहाँ पर कवर होता है। अब लास्ट आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपके कुछ क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर नंबर 3 में आपको पूरा करवा दिया है। जो तीसरा लेक्चर है उसको देख के इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हो कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन भी आपको लेक्चर नंबर 4 में आपको मिल जाएगा, वहां पर मैंने 2 उदाहरण दिए थे, वहां से आप इन दोनों क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। लास्ट का जो क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ की पहचान कीजिए। बेटा पहली अभिक्रिया को जरा ध्यान से देखिए, Na+O2 और क्या बन रहा है आपका Na2O। पहला जो अभिक्रिया है वो पहली अभिक्रिया क्या है बेटा, आपकी पहली अभिक्रिया है कि आपकी रिएक्शन हो रही है, कहां पर रिएक्शन हो रही है कि Na+O2 सोडियम धातु है ये, और सोडियम धातु का आप क्या कर रहा है, दहन कर रहा है। सोडियम धातु का जो दहन हुआ तो यहाँ पर बेटा अकेला है तो 0, और कोई तत्व खुद से जुड़ा होता है तो भी 0 आवेश होता है। जब किसी और के साथ जाएगा तो Na पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कंपाउंड बनेगा, क्रॉस गुणा होगा तो क्या बनेगा, Na2O। क्या बनेगा, Na2O, जिसको बोलेंगे सोडियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे बेटा, सोडियम ऑक्साइड बोलेंगे। तो यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन उधर कितनी है, 2 ही है, एक ही है तो 2 करने के लिए आगे 2 लगाऊंगा। जैसे ही 2 इधर ऑक्सीजन होती है यहाँ पर 4 मुझे लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन था कि कौन सा पदार्थ उपचयित या अपचयित पदार्थ है। अब ये सोडियम धातु है, सोडियम धातु में किसका योग हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो आपका सोडियम धातु का उपचयन किस में हो रहा है, Na2O में हो रहा है। तो आपका जो पदार्थ बना है उपचयित पदार्थ किसका उपचयन हुआ है बेटा, आपका उपचयन हुआ है सोडियम का,
और सोडियम का उपचयन किस में हुआ है, Na2O में हुआ है, Na2O में हुआ है। तो आपका जो उपचयित पदार्थ है, उपचयन किसका हुआ है, उपचयन आपका सोडियम का हुआ है। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, CuO प्लस H2, CuO प्लस H2O, इसको मैंने पहले बता दिया। क्या बताया बेटा इसके बारे में, अभी जस्ट पहले बताया था, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण बताया था कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड है ये कॉपर में बदल रहा है, मतलब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है उसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है। तो कॉपर ऑक्सीजन का हटना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया। तो ये कॉपर ऑक्साइड आपका कौन सा पदार्थ हुआ, अपचयित पदार्थ हुआ। कौन सा पदार्थ हुआ बेटा, अपचयित पदार्थ। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसमें किसका योग हो रहा है, ऑक्सीजन का, तभी तो H2O में बदल रही है। तो आपका जो H2 है हाइड्रोजन गैस, वो कौन सा पदार्थ है, उपचयित पदार्थ है, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना आपकी कौन सी अभिक्रिया है बेटा, उपचयन अभिक्रिया है। और हाइड्रोजन में क्या जुड़ रहा है, आपके हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तभी तो जल में बदल रहा है। तो ये आपका उपचयित पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है बेटा, उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ है। दोस्तों आज ये लेसन यहाँ पर पूरा खत्म होता है। यहाँ पर पूरा लेसन क्या हो जाता है बेटा, आपका खत्म हो जाता है। यहाँ पर ये आज की क्लास यही खत्म होती है और पहला जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक पहुंचे। कोशिश यही की है मैंने कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कल से ही अपने जो सेकंड चैप्टर है अमल, सार और लवण, उसकी वीडियो यहाँ पर आने लग जाएंगे। आशा करता हूँ जो मैंने अभी तक आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है या आपने अच्छे से पढ़ा है, नोट्स पूरे बनाए हैं और आपको पूरा समझ में आया है। अगर बेटा आपको समझ में आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू बच्चों।